आज हम रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे, जो इससे प्रश्न बहुत सारे परीक्षा में आते रहते हैं। सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने पर केवल एक पदार्थ का निर्माण होते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें होता है क्या, जब एक या एक से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं, केवल एक ही पदार्थ बनना चाहिए, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल, A प्लस बी मिलाने पर AB बनता है। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलाने पर जल प्राप्त होता है। अब आगे हमको जानना है वियोजन अभिक्रिया। जब एक बड़े पदार्थ टूटने पर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे AB को टूटने पर A प्लस बी बनता है। जैसे ये अब आगे हम जानेंगे, इसी में होता है वियोजन अभिक्रिया में बहुत सारा अभिक्रिया होते हैं। अपघटन अभिक्रिया हुए, उष्म वियोजन अभिक्रिया हुए। उष्म वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होते हैं जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति में कोई बड़े पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है, उसे हम उष्म वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और जो पदार्थ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो टूटते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। और जो पदार्थ विद्युत वियोजन के द्वारा टूटते हैं, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये सारा जो अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया का या अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड बनते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं और ऑक्सीजन बनते हैं। ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हम बैलेंस करना होगा। तो हम यहाँ पे अगर 2 दे देते हैं तो Pb हो गया 2, तो यहाँ भी Pb कितना हो जाएगा 2। पर ऑक्सीजन इधर 2 है और 2 4 2 6। ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है कितना, ऑक्सीजन हो रहा है 8। 2 गुना 2 4 या 12 ऑक्सीजन हो रहा है। और नाइट्रोजन हो रहा है 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो रहा है। तो नाइट्रोजन हम कर देते हैं यहाँ पे 4, तो नाइट्रोजन 4 हो गया और Pb भी 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 4 दूनी 8 2 10 2 12 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12, इसमें सारा चीज उड़ गया। तो कहते हैं दोनों और परमाणु संख्या समान हो, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो सारा जितना भी समीकरण हम जानेंगे, सभी को संतुलित करते हुए जानेंगे। और ये संतुलित समीकरण 2 तरह के होते हैं, एक बीजगणित रूल से और दूसरा अनुमानित विधि से। हम जो संतुलित जो किए, ये अनुमानित विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित किए। अब ये विद्युत वियोजन, विद्युत के द्वारा जल को तोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होते हैं। ये भी बैलेंस नहीं हुआ है, तो इसको भी हमको संतुलित करना होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे हम 2 कर दिए। तो हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमको 4 पुराना है, 2 दूनी 4। ये है NaCl। NaCl जो होते हैं नमक का सूत्र होते हैं, सोडियम क्लोराइड। और इसको जो तोड़ा जाता है विद्युत वियोजन के द्वारा तोड़ा जाता है। और ये नाइट्रोजन, ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन तैयार होते हैं, ये विद्युत वियोजन के द्वारा ही तोड़े जाते हैं। Ag क्लोराइड, AgCl, इसको बोलते हैं एग्रेंटियम क्लोराइड। ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में टूटते हैं और यह प्लस आयन और माइनस आयन दोनों अलग अलग कर देते हैं। तो इसको हम कहेंगे सूर्य प्रकाश के द्वारा अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होते हैं। तो इतना सारे चीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिए।
और आगे जानेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक क्रियाशील धातु किसी यौगिक के विलयन में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कमजोर आदमी जो रहता है, इसी तरह कहते हैं कमजोर आदमी जो होता है उसको, और बहुत बढ़िया आदमी जो होता है उसको कमजोर आदमी को दवा ही देते हैं, उसी तरह है इसमें। इसमें होता है क्या, ये अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु जो होते हैं और कम क्रियाशील धातु के विलयन जो होते हैं यौगिक के रूप में, उसको क्या कर देते हैं, अलग फेंक देते हैं, अलग निकाल देते हैं। जैसे इसको विस्थापित कर दिया, ये कमजोर आदमी था, किसके साथ, ये यौगिक के विलयन में थे, तो इसको हटा करके यहाँ पे विस्थापित कर दिया और ये इसके साथ सट गया। तो कहते हैं जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं, तो उसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे A+BC मिलाएं तो ये देखिए AC इसके साथ जुट गया यहाँ पे और B को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को जब मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर को इसको क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। कमजोर होते हैं कॉपर कमजोर होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ये जिंक से कम क्रियाशील होते हैं कॉपर, इसलिए कम क्रियाशील धातु को क्या कर देते हैं, बाहर हटा देते हैं। अब जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हुआ A+B और CD। ये प्लस आयन इसके माइनस आयन से मिल जाएंगे, तो प्लस आयन इसके D माइनस आयन के साथ मिल गया तो AD बनाया, और इसके प्लस आयन ये माइनस आयन के साथ मिल करके CB बना दिया। तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में होते हैं दो आयनों का विलयन में उपस्थित दो आयनों का आदान प्रदान होता है। उसका आयन दूसरे आयन से जुड़ जाता है और दूसरा पदार्थ का पहले आयन से उसके साथ जुड़ जाते हैं। प्लस माइनस एक दूसरे से जुड़ करके दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड को मिलाने पे बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब आगे हम जानेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया होते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड, उसी का एग्जाम्पल लिए तो ये बनाया बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये अवक्षेप का सिंबल है, ये सिंबल पहले ही बता दिए थे, सभी संकेत के बारे में बता दिए थे। अगला पहले जो फर्स्ट हम पार्ट पढ़े थे उसी में पहले ही बता दिए थे ये क्या चीज़ का सिंबल है। अब आगे हमको जानना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया होते हैं जब अम्ल और क्षारक को मिलाने पर लवण और जल प्राप्त होते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया को हम कहेंगे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जब अम्ल और क्षारक को मिलाने पर लवण और जल बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। मतलब इसमें जो होते हैं और अम्ल क्षारक जो पढ़ना है ये केमिस्ट्री का आगे वाला पार्ट है, जो आगे चैप्टर जो है दूसरा चैप्टर
उसी में हमको पढ़ना है अम्ल और क्षारक और लवण के बारे में। फिलहाल हम बता देते हैं, अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे और क्षारक होते हैं स्वाद में कड़वे, और दोनों मिलाने पर न्यूट्रल बना देते हैं। न्यूट्रल मतलब उदासीनीकरण बना देते हैं, ना खट्टा रहता है ना कड़वा रहता है, दोनों मिल करके नॉर्मल हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। जो ये लवण होते हैं ये क्या होते हैं, जल होते हैं। ये अम्ल हैं और क्षारक, अम्ल और क्षारक मिलाने पर लवण और जल बनता है। दहन, जिस पदार्थ को जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जिस पदार्थ को हमको जलाना है, कोई भी पदार्थ को हम जलाएं, उससे हमें ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, प्राप्त होता है, वो क्या हो गया, दहन कहलाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश जलाने पर इसमें ऊष्मा भी निकला और प्रकाश भी निकला, तो उसे हम कहेंगे दहन कहेंगे। ज्वलन ताप, जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ जलना शुरू हो जाता है, जिस न्यूनतम ताप पर, एक न्यूनतम ताप होते हैं, निश्चित एक ताप होते हैं, उस निश्चित ताप पे अगर जलना शुरू हो जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, ज्वलन ताप कहलाएगा। चलिए आगे हम जानेंगे उपचयन अभिक्रिया, या उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। या इसमें इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होते हैं, ये पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन के त्याग के बारे में पढ़ना है तो 9th में ही पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का कैसे त्याग है। परमाणु संरचना के बारे में जानना चाहते हैं तो और केमिस्ट्री के रोचक तत्व दिया हुआ है उसमें। उपचयन अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना वो और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना इसी में होते हैं, तो वह कहलाते हैं उपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। तो इसमें देखिए ये ऑक्सीजन का हट रहे हैं, ऑक्सीजन इसके साथ जुटा हुआ था तो ऑक्सीजन हट गए, तो यहाँ पे ZnOH को क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन इससे क्या हो गया, हटक गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुटना, देखिए हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं जुटा था, अब ये अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन के साथ जुट गया, तो ये क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन हो गया, जुटना हो गया, क्लोरीन के साथ जुट गया। और इसमें होता है ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन देखिए ये दोनों मिल करके ऑक्सीजन जुट गया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। और इसमें देखिए हाइड्रोजन हट गया, ये इसके साथ हाइड्रोजन था पर यहाँ पे अलग अलग हो गया, एस हटक करके इसके साथ रह गया, तो वो अपचयन उपचयन अभिक्रिया तो समझने में आ गया। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, सिंपल सा भाषा है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, या जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। इसी का अपोजिट है उल्टा, अपचयन या उसको कहेंगे अवकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना, वो कहलाएंगे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहलाएंगे। अब जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया होता है जब उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ अभिक्रिया होती है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या और सिंपल सी भाषा में अगर बात करते हैं, सिंपल सी भाषा में, तो ऑक्सीकरण अपकरण दोनों साथ साथ अभिक्रिया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसमें दोनों होते हैं, तो ये एग्जाम्पल हुआ, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ अपचयन हो रहे हैं, ऑक्सीजन का हट रहे हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन के साथ जुट जाना। तो ऊपर वाला उपचयन हो गया
और अपचयन, ये दोनों अभिक्रिया, उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया आ गए इसमें। तो ये समीकरण जो एग्जाम्पल हुआ किसका हुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो या ऊष्मा का निकलना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा का निकलना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम बताए थे, प्लस जब रहे तो उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा प्राप्त होते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुआ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो वह क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषण होना मतलब शोषी अभिक्रिया, और क्षेपी मतलब उत्सर्जन होना। तो वो उत्सर्जन हो रहा है मतलब क्षेपी, मतलब वो उत्सर्जन मतलब बाहर निकल रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी कहेंगे। और ऊष्मा शोषी कहेंगे जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होना, तो वो कहलाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। संक्षारण, जब धातु वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवक्षय या क्षति, अवक्षय को कहेंगे या क्षति हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। मतलब कोई भी पदार्थ को, या कोई ऐसे धातु है, पदार्थ नहीं, धातु का बात करें, वो भी पदार्थ ही है। कोई भी धातु को हम अगर बाहर छोड़ देते हैं तो उससे कलर में परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, अवक्षय हो जाएगा। जैसे न्यू हम लाए हैं कोई बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन लाए, वो चकाचक दिखने में लग रहा था, और कुछ दिनों के बाद वो धब्बा धब्बा होने लगता है। ये कारण क्या है, ये उसके ऊपर जो होता है वायु में नमी रहते हैं, वायु में नमी होने के कारण वह अम्लता का गुण, बारिश का अम्लता का गुण या नमी में अम्लता गुण उसके ऊपर पड़ते जाते हैं, और वह कलर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लोहे में जंग लगना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। लोहे में जंग लगना, अवक्षय होना मतलब संक्षारण होना, मतलब संक्षारण का सीधी सी अर्थ होता है कमजोर बनाना या झड़ना। इसीलिए कोई भी लोहा चीज़ का या ग्रिल लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं, संक्षारण को रोकने के लिए उसमें या शब्द लेपन करते हैं, या तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, पेंट चढ़ाया जाता है ताकि वह बचे रहे। विकृत गंधता, वसा युक्त या तेल खाद्य पदार्थ को खुले में छोड़ देने पर गंध और स्वाद अप्रिय हो जाते हैं, उसे विकृत गंधता कहेंगे। मतलब तेल वाला जितने भी पदार्थ हैं, अगर उसको हम बाहर छोड़ देंगे तो बाहर छोड़ देने पर वायु में कुछ ना कुछ छोटी छोटी सी क्या रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, जो हम नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, और माइक्रोस्कोप से हम छोटी चीज़ हम देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, अगर हम कोई वस्तु को बाहर छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर पड़ जाने पर वो उसको क्या कर देते हैं, खट्टापन कर देते हैं, स्वाद अप्रिय लगने लगते हैं। तो वह अप्रिय स्वाद को हम कहेंगे विकृत गंधता कहेंगे। या विकृत गंधता ये भी कह सकते हैं, बासी, कोई भी चीज़ बासी चीज़ हो, धीरे धीरे उसमें पहले वो ताज़ा है और कुछ दिन के बाद उसको खट्टापन लगने लगता है, स्वाद जो उसका होता है अप्रिय हो जाते हैं। ये कारण क्या है, वायु के उपस्थिति में। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, मांस मछलियाँ या कुछ चीज़ ऐसे बनाते हैं जो कि उसको रखने के लिए वो फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है, छोटे छोटे कीटाणु उसके अंदर नहीं घुस पाते हैं, या वायु के नमी में कुछ ऐसा चीज़ होता है जो उसके अंदर पड़ता नहीं है और वो खट्टा होंगे नहीं। तो हम इसके बारे में समझिए। विकृत गंधता होता है वसा युक्त या तेल वाला बना हुआ चीज़ को अगर हमको बचाए रखना चाहते हैं तो उसको ऐसा बर्तन चाहिए, वायु विरोधी बर्तन चाहिए
जिसमें हवा प्रवेश ना हो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। मांस मछलियों को एक दिन तक रखने के लिए कितना भी गर्म हो, अगर फ्रिज में रख दें तो वो एक दिन रह सकता है। कारण क्या है, अगर जब समोसे बच गए तो उसको रखना चाहते हैं एक दिन, तो उसको फ्रिज में रख सकते हैं। उसमें नाखून नहीं लगाना है। नाखून में क्या रहता है, छोटा छोटा कीटाणु रहते हैं। अगर नाखून से हम छू देंगे तो वो कीटाणु उसमें आ जाने के बाद वो खट्टापन हो सकता है। तो आगे हमको जानना है, तेल युक्त पदार्थ को बचाने के लिए प्रति उपचायक BHA और BHT ये प्रतिकारक के रूप में पदार्थ में मिलाया जाता है। वायुरोधी बर्तन होनी चाहिए, या तो हम फ्रिज में रखेंगे। अब चिप्स, जितने भी कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, वो सब में ऑक्सीजन नहीं भरा जाता है। हम बोले हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ अगर बाहर रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कुछ दिन के बाद खट्टा हो जाएंगे, क्योंकि वो तेल का बना हुआ है और तेल के साथ तुरंत ऑक्सीजन रिएक्शन करके वह खट्टापन कर देते हैं। इसलिए कुरकुरे जो हैं, कुरकुरे चिप्स ये सब जो होते हैं, तो उसमें हवा ऑक्सीजन नहीं भरा जाता, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है और नाइट्रोजन तेल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जो कि वह सुरक्षित रहते हैं। और अब कुरकुरे लिए या चिप्स लिए, चिप्स धीरे धीरे क्या होगा, चिप्स काट करके उसमें छेद कर देने के बाद 2-3 दिन के बाद अगर खाएंगे तो वही चिप्स क्या होंगे, खट्टा लगने लगेंगे। तो वो खट्टा लगने के कारण उसमें वायु प्रवेश कर गया और वह खराब हो गया। खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाली सामान्य गैस, खाना जो हम लोग बनाते हैं वो कौन सी सामान्य गैस है, वो है LPG। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या द्रवित, हिंदी में कहेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस, या इंग्लिश में उसको कहेंगे LPG को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको बोलते हैं LPG। इसमें LPG जो बनता है, LPG बनता है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब मिल करके क्या बनते हैं, LPG तैयार होते हैं। और LPG में मुख्य भूमिका जो होते हैं ब्यूटेन होते हैं। ये ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन ये सब के बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना है, तो हमको 10th में पढ़ना होगा कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे, संरचना के बारे में, सूत्र के बारे में, और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, ये सब के बारे में हमको जानना है। 1 ग्राम LPG गैस जलाने में लगभग 55 कैलोरी जूल ऊर्जा का खपत होता है। इसीलिए कहते हैं गैस को अच्छी तरह से बचा के रखनी चाहिए। थोड़ा सा उसमें रिसाव भी हो तो उसमें रिसाव होने के कारण गंध जो मिलाया जाता है वो होता है एथाइल मर्केप्टन। एथाइल मर्केप्टन मिला करके उसमें संयोजित करके वो गैस तैयार होता है। इसलिए थोड़ा सा भी अगर लीक रहे तो महक के कारण वो आदमी सुरक्षित बच सकते हैं। वह अपना तुरंत गैस को कहीं गैस वाले के पास ले करके उसको ठीक करवा सकते हैं। धन्यवाद।